इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खातिरदारी खूब की और आज अपनी बात भी दमदारी से रखी। चीन से 20 अरब डॉलर का निवेश लेने के साथ ही मोदी सरकार ने चीन से कुल 12 समझौते पर हस्ताक्षर भी किए और लगे हाथ चीन को यह भी बता दिया कि संबंधों में मधुरता और भी आएगी अगर चीन सीमा विवाद, स्टेपल वीजा जैसे मुद्दों को गंभीरता से सुलझाए। शी जिनपिंग ने भी मोदी की चिंता को स्वीकार किया और ये भरोसा दिलाया कि दोनों देश के आपसी रिश्तों में ऐसे मुद्दों को चीन कभी आड़े नहीं आने देगा। साफ है, मोदी ने चीन को दो टूक समझा दिया कि कारोबार हो या फिर कूटनीति, बात अब बराबरी की होगी। लेकिन बीच बहस का बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन वाकई अपने दिलाए भरोसे पर कायम रहेगा। चीन ने आज साफ कर दिया कि वो बरसों पुराने दगाबाजी के दाग को धुलना चाहता है और अब उसकी दिलचस्पी भारत से दोस्ती की नई इबारत लिखने में है। शायद इसीलिए आज जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच शिखर वार्ता हुई तो चीन ने हिंदुस्तान के लिए तोहफों की झड़ी लगा दी। मुझे प्रसन्नता है कि आज भारत में 2 चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क बनाने पर समझौता हुआ है और उन्होंने 5 साल में $20 बिलियन की चाइनीज इन्वेस्टमेंट कराने का कमिटमेंट भी किया है। चीन ने भारत के साथ स्वास्थ्य, संस्कृति, आर्थिक व्यापार से जुड़े कुल 12 समझौते किए और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नाथुला से रास्ता भी खोल दिया। मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भारत के सभी लोगों की तरफ से इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नाथुला से रास्ता भी खोल दिया। मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भारत के सभी लोगों की तरफ से इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि चीन भारत से सिर्फ व्यापार करने आया है और वो सीमा विवाद और स्टेपल वीजा जैसे गंभीर मुद्दों पर बात नहीं करेगा। लेकिन आंख से आंख मिलाकर बात करने का भरोसा दिलाने वाले मोदी ने हालिया चीनी सेना की घुसपैठ को गंभीरता से लेते हुए चीन को दो टूक समझा दिया कि आपसी रिश्तों की मजबूती के लिए ये तमाम मुद्दे सुलझाए जाने जरूरी हैं। तो मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए LAC की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। मैंने चीन की वीजा पॉलिसी और ट्रांस बॉर्डर रिवर्स पर हमारी चिंताएं प्रकट की। जिनपिंग ने भी खुले दिल से भारत की इस चिंता को समझा और स्वीकार किया। जिनपिंग ने ये भरोसा भी दिलाया कि भारत और चीन ऐसे मसलों को मिलकर सुलझा लेंगे और ये मुद्दे कभी दोनों देशों के आपसी हितों में बाधा नहीं बनेंगे। 双方同意继续尊重和照顾彼此关切，以积极态度妥善处理两国间存在的问题。中印边界问题是历史遗留问题，多年来双方通过友好协商稳步推进边界谈判，取得了积极进展。中印边境地区保持了和平与稳定。由于边境尚未划定，有时可能会出现涉边事件。 但双方完全可以通过现有多层次的涉边机制，及时加以有效管控，防止对双边关系形成大的干扰。中方有决心同印方通过友好协商早日解决边界问题，也有诚意在此之前共同维护好边境地区的和平与安宁。 कुल मिलाकर देखें तो ऐसा बरसों बाद हुआ है जब चीन से हिंदुस्तान की हुकूमत ने दमदारी से बात की है और चीन को ये भी बता दिया है कि कारोबार हो या कूटनीति अब बात बराबरी की होगी। दिल्ली से शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
पड़ोसी जब भी इस तरह की चीनी पेशकश करता है तो उसकी नीति और नियत पर संदेह होता है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में चाइना बदल रहा है भारत को लेकर? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मीम अफजल साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, सुशांत सरीन जी गुड़गांव से, और स्टूडियो में हमारे साथ बिजनेस जर्नलिस्ट राजेश रपारिया जी मौजूद हैं। बस कुछ ही देर में बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन सरोज पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इन सभी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन दरअसल भारत और चाइना के बीच अगर संबंध मजबूत होते हैं तो दुनिया की 35% आबादी पर इसका सीधा सीधा असर देखा जाएगा। और शायद यही वजह रही कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिनको बेहद मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से चाइना के सामने रखी। सुनिए। मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक है। हम इस बात पर सहमत है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। यह दो देशों की एक महत्वपूर्ण सहमति है और इसका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। हमें बाउंड्री क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहिए। हमारे सीमा संबंधी समझौते और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से फायदा हुआ है, परंतु मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए एलएसी की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। मैंने चीन की वीजा पॉलिसी और ट्रांस बॉर्डर रिवर्स पर हमारी चिंताएं प्रकट की, क्योंकि मेरा मानना है कि इस तरह के विषयों का समाधान होने पर आपसी विश्वास और संबंध एक नए स्तर पर पहुंच पाएंगे। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है जब इतनी मजबूती से भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी बातें, अपनी नीति और अपनी नियत को स्पष्ट करने की कोशिश चीन के सामने की हो और इसका पूरा भरोसा भी दिलाया गया है कि ये तमाम बातें इतिहास हो चुकी हैं और अब एक नए रिश्ते की शुरुआत आज से हो रही है। चलिए सबसे पहले शुरुआत में राजेश रपारिया जी आपसे ही कर लेती हूं, चूंकि सीधे सीधे $20 अरब का निवेश चाइना ने किया है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या भारत और चीन के बीच अच्छे दिन आ गए आज से? देखिए, अच्छे दिन आए या नहीं आए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो यूफोर्बिया और हाइप बनाई गई थी जी, आज उसकी टाई फिस हो गई। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना के जो वाणिज्य राजदूत हैं मुंबई में जी, उन्होंने एक बड़े अखबार को इंटरव्यू में कहा कि $100 बिलियन का निवेश किया जाएगा। नंबर 1, जापान से जब $35 बिलियन आए तो हमारे जो बिजनेस एक्सपर्ट हैं, बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा ये बड़ा नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है, जो कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है। यदि हम $100 बिलियन को देखें, $35 बिलियन जापान के देखें तो $20 बिलियन कुछ भी नहीं होते हैं। वो उस स्थिति में जबकि हमारा और चीन का जो व्यापार घाटा है वो $35 बिलियन प्रति साल का है। हमें $20 बिलियन मिल रहे हैं 5 साल में। हम $35 बिलियन हर साल चीन को देते हैं अपने व्यापार के माध्यम से। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा समझौता हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा पेच बातचीत में आया है जिससे जो निवेश की घोषणाएं हुई थी शायद वो रुक गई। तो और इसी वजह से क्या वास्तव में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 12:30 बजे शुरू होनी थी वो काफी ज्यादा देर से शुरू हुई? इस पर भी हम लौटेंगे। और आप मानते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छे रिश्तों की शुरुआत अभी नहीं हुई है और पेंच फंस गया है। मीम अफजल जी, लेकिन आपसे ये सवाल, कम से कम इतना तो हुआ कि चीन के राष्ट्रपति के सामने भारत के प्रधानमंत्री ने मजबूती से अपनी बात रखी। स्टेपल वीजा से लेकर एलएसी का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि मजबूती से बात हमेशा रखी जाती रही है जी, और फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो विजिट हुआ है और कल जो अहमदाबाद में आपने देखा जितना फैनफेयर हुआ, जिस तरह से उनका स्वागत हुआ जी, तो उसका वही कहना चाहिए कि मोदी जी के जो भी काम होते हैं उसके अंदर एक जो आर्ट है उनका वो नुमाया था। वो जो भी काम करते हैं, इससे पहले भी जब वो चाइना गए थे, जापान गए थे, तब भी आपने देखा था कि वो जितना करते हैं
उनकी टीम उससे ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का काम करती है। यानी इवेंट को वो बहुत अट्रैक्टिव बनाने का उनकी पुरानी आदत है जी, और वो मिजाज है, इसलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। मैं समझता हूं कि एक तो यही बात जो हम मुझसे पहले जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं जी और इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बड़ी सही बात कही कि बहुत शोर मचा हुआ था $100 बिलियन का, और ये लग रहा था कि जापान के अंदर जो $35 बिलियन आया है उसकी वजह से चीन पर एक बड़ा जबरदस्त दबाव आ गया है जी, और वो हमको ज्यादा से ज्यादा रिझाने की बात करेगा। और उसके साथ साथ एक और प्रोपेगेंडा जो बहुत ज्यादा चल रहा था वो ये था कि जापान की बुलेट ट्रेन के मुकाबले में यहां भी एक जबरदस्त कोई बुलेट ट्रेन का जिक्र होगा, लेकिन आज वो नदारत था। तीसरी अहम बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उम्मीद थी वो थी सबसे ज्यादा एक और इशू को लेकर के जिसका ताल्लुक टेररिज्म से है। और आप जानते हैं कि टेररिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान शामिल होता है, अफगानिस्तान शामिल होता है। उस इशू को लेकर के हम कुछ उम्मीद कर रहे थे कि कोई बड़ा अलग से एक पैराग्राफ जो है वो शामिल किया जाएगा। आतंकवाद और अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया तो गया है, मीम अफजल साहब। 2-3 जुमलों में वो बात कही गई है जी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उसको जिस शक्ति के साथ उठाने की जरूरत थी, और हम जो चाहते थे चीन की तरफ से कि वो, चूंकि चीन बड़ा पुराना सहयोगी है पाकिस्तान का, ये आप जानते हैं सब लोग, और उसके अलावा जो एक न्यूक्लियर एनर्जी वाला भी हम मामला चाहते थे जी, उसमें भी सिर्फ ये कह दिया गया कि आगे चलकर इस पर बातचीत होगी। ये 4 बड़े अहम मुद्दे थे जिस पर हमारी सरकार काफी, और आपने जो बात कही है मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूं कि आमतौर पर सारी चीजें पहले से तय हो जाती हैं, लेकिन जब 2 राष्ट्रपति या 2 हेड ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं तो कुछ चीजों को उनकी बातचीत के लिए छोड़ दिया जाता है। बाकी सब तो एक एक्सरसाइज होती है पिछले कई महीनों से, बल्कि कई सालों से चल रही होती है। तमाम एग्रीमेंट्स जो होते हैं उसके लिए तैयारी भी काफी दिन पहले से चल रही होती है, तकरीबन वो काम पहले ही हो गया होता है। चलिए, आपकी बातों से इतना ही समझ में आया कि दरअसल नरेंद्र मोदी की ओर से इसे इवेंट बना दिया गया था और छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। सुशांत सरीन से भी इस बात को हम समझते हैं। सुशांत जी, आपसे सवाल सीधे सीधे यही है, चीनी राष्ट्रपति जब भारत में आए की ओर से कहा गया कि विवाद नहीं बल्कि विकास हमारा एजेंडा है और उसी के साथ हम सामने आए हैं, और इंच से मीलों जाने की बात नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। क्या आपको लगता है कि दरअसल वास्तव में आज से एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई है, या स्थिति जस की तस है और उसमें कोई प्रगति नहीं हुई, जैसा कि मीम अफजल साहब ने दोहराया? नहीं, मेरे ख्याल कुछ हद तक तो मैंने ये नहीं कहा कि जस की तस है, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। अगर मीम अफजल साहब, आपने बस इतना कहा कि छोटी सी बात थी उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, आप ये तो मानेंगे ना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि कोई भी इवेंट होता है, वो बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, उसको बहुत इतने अच्छे ढंग से पेश करते हैं कि लोगों की तवक्कात बहुत बढ़ जाती हैं। ये कहा है मैंने उनसे। अच्छा, चलिए सुशांत, मैं नहीं कह रहा हूं कि इस विजिट में कुछ नहीं हुआ है जी। मैं राजनयिक रहा हूं, इसलिए मैं इस तरह की बात कर भी नहीं सकता हूं। सुशांत, आप अपनी बात रखें। देखिए, मेरा मानना ये है कि आर्थिक इश्यूज के ऊपर काफी प्रगति हुई है जी। $20 बिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। $100 बिलियन वैसे भी एक माया और मिथ्या थी जो किसी ने एक फ्लोट की और उसने आग पकड़ी उस अफवाह ने, और उस पर लोग लुप्त हो गए जी। मेरे जो सहयोगी आपके पैनल पे बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा कि भाई इतना हमारा खसारा होता है, डेफिसिट होता है चीन के साथ, वो बेशक होता है, लेकिन उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? क्या हम जो वो खसारा करते हैं, जो डेफिसिट करते हैं चीन के साथ $35 बिलियन का जी, क्या उससे हमारा उत्पाद ऐसा बढ़ता है कि हम निर्यात हमारा ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है? मेरे ख्याल इसको भी देखना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आजकल की जो अर्थव्यवस्था है वो पुराने जमाने, आज से 40 साल पुराने जमाने की बात, जहां पर ट्रेड को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती थी क्योंकि वो सारी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उस तरह की थी, आज वो अर्थव्यवस्था नहीं है। आप कहीं पर घाटा करते हैं तो कहीं पे आपका सरप्लस होता है। अमेरिका के साथ हमारा काफी सरप्लस रहता है, चीन के साथ घाटा रहता है।
तो आपको उसको एक बैलेंस तरीके से उस सारे इक्वेशन को देखना चाहिए। अगर अभी तक 400-450 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी चीन की और वो अब 20 बिलियन डॉलर पर जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी जंप है। अब वो पूरे 20 बिलियन डॉलर आते हैं नहीं आते, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये एमओयूज हैं, एमओयूज ऑपरेशनल होते हैं नहीं होते, वो बहुत सारे और चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये शुरुआत अच्छी है और इससे अगर ये जड़ें पकड़ ले तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और बहुत सारी कंपनियां यहां पर आकर बिजनेस करेंगी, तिजारत करेंगी। बिल्कुल। दूसरी जो अच्छी शुरुआत हुई है वो ये है, जो प्रधानमंत्री ने बात की सीमा के विवाद के ऊपर, और चीन की तरफ से भी एक ये प्रतिक्रिया जरूर आई कि हम भी इसको सुलझाना चाहते हैं। लेकिन ये बयानात के लिए तो ठीक है, लेकिन इसमें काम बहुत अभी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की क्लैरिफिकेशन आ जाए, असली मुद्दा वही है। क्योंकि जिस दिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी तो फिर जो अल्टीमेट आपका समझौता होगा वो उसी के आसपास होगा। और इसीलिए जो हम बात करते हैं कि परसेप्शनल डिफरेंसेस है लाइन की, वो इसीलिए है क्योंकि दोनों साइड्स ये चाहती हैं कि वो जितना अपना क्लेम बढ़ा सके उतना बढ़ा ले। इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का तय करना ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। तो वो इतनी छोटी बात नहीं है जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन इसकी पहल हुई, इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मीम अफजल साहब, इसी सवाल के साथ आपके पास मैं आना चाहूंगी। एलएसी को लेकर सबसे पहला गंभीर प्रयास 2002 में हुआ था, लेकिन उस बार बात आई और गई हो गई। लेकिन सलमान खुर्शीद से जब इसी बाबत, जब वो विदेश मंत्री थे, पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि एक खूबसूरत चेहरे पर मुहासे की तरह है जिस तरह से चाइना की हरकत है। अब कम से कम प्रधानमंत्री की ओर से इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए ये तो कहा गया कि इस चीज को डिसाइड किया जाए कि आखिर में एलएसी है कहां, और उसके बाद शायद अगर रिजल्ट सामने आएगा तो वो दोनों ही देशों की बेहतरी के लिए अच्छा होगा। देखिए, चाइना के बारे में बहुत ज्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं ये बात, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 17 मीटिंग्स इस सिलसिले में पहले भी हो चुकी हैं। बिल्कुल। और उसके अंदर कुछ चीजों पर काफी तफसील से बहस हुई है, जिसको शायद इस मीटिंग में भी यकीनन जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 17 मीटिंग्स इस सिलसिले में पहले भी हो चुकी हैं। बिल्कुल। और उसके अंदर कुछ चीजों पर काफी तफसील से बहस हुई है, जिसको शायद इस मीटिंग में भी यकीनन सामने रखा गया होगा, उससे आगे बढ़ने की बात हुई होगी। लेकिन एक बात बता दूं, मैं खुद जो प्रधानमंत्री ने जो तकरीर की है उसके अंदर एक बड़ी अहम बात कही है। वो समझने की जरूरत है कि अगर एलएसी पर कोई डिस्टर्बेंस भी होता है या सरहदी जो तनाजा है वो रहता है, उसकी वजह से हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं और जो हमारा मूवमेंट है दूसरी चीजों में, वो किसी भी हालत में मुतासिर नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि स्ट्रेटेजिकली ये कोई बहुत ठीक बात मुझे नहीं मालूम होती है। जी। अगर चाइना का मिजाज ये है, आपको ये पता है पिछले कुछ अरसे के अंदर, कुछ सालों के अंदर चाइना के साथ हमारा कारोबार जो है, जाहिर है ट्रेड डेफिसिट अभी बताया गया है यहाँ पर कि 35 बिलियन डॉलर का हमको घाटा होता है। वो हमसे ज्यादा पैसा कमा करके ले जा रहे हैं, और हमसे ही क्या सारी दुनिया में उनका ज्यादातर यही मामला है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये समझ लिया है कि हम जितना भी कुछ करते रहते हैं उसका नोटिस नहीं होना चाहिए, हमारा कारोबार चलता रहना चाहिए। तो मैं समझता हूं उसको बहुत सोच समझ करके करने की जरूरत थी। लेकिन अब बहरहाल जो कुछ कहा गया है, अगर हम इसको भी मान लें, पहली बात तो ये कि उन्होंने एलएसी को उठाया है, और उसको मैं समझता हूं जहां तक किसी हद तक मजबूती से ही उठाया होगा, इसलिए कि 3 दिन से जिस तरह की खबरें आ रही थी देश के अंदर, उससे प्रधानमंत्री के ऊपर भी और चाइना के ऊपर भी एक प्रेशर था। बिल्कुल, एक दबाव था, और उसी दबाव के अंतर्गत ये बातचीत हुई है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। का एक तरफ तो विजिट हो रहा है जी, और दूसरी तरफ लद्दाख के अंदर उनके लोग घुस करके हमारे कैदियों, हमारे फौजियों को बंदी बना करके रख रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर शायद
चाइना की बजाय कोई दूसरा मुल्क होता तो शायद हम लोग डिस्कशन किसी दूसरे तरह का कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने, वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ अंदर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो तो वहीं दूसरी तरफ हम एलएसी की तस्वीरें भी इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। डेमचौक और चुनार ये वो इलाके हैं जहां पर अक्सर इस तरह की गतिविधियां देखी जाती हैं और पिछले 12 दिनों से लगातार चीनी सैनिक डटे हुए हैं, वो हटने के लिए तैयार नहीं है और इसी को लेकर कई बार संबंधों में तलखियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन यहां पर राजेश जी आपसे मेरा सवाल है, जैसा कि सुशांत सरीन भी कह रहे थे कि सिर्फ 20 अरब डॉलर को इस तरह से ना देखा जाए, वो एक बहुत बड़ा निवेश है और सच्चाई ये भी है कि हमारे और चाइना के बीच में जिस तरह के रिलेशनशिप है, हमारे त्योहारों की बात करें, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां भी दिखाई देंगी दिवाली में बिकती हुई चाइना की, घर घर में चाइनीज फूड किस तरह से है, तो उसको भी तो हम दरकिनार नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, दूसरे लिहाज से देख सकते हैं तो हम सबसे बड़ी बाजार बात मैंने आपको कहा कि हमारा जो व्यापार घाटा है वो 35 बिलियन का इसीलिए नहीं है, जिस देश के भगवान चाइना से बन के आए उस देश के व्यापार की क्या हालत होगी, इसका एक दूसरा फर्क देखें आप। हमारे यहाँ के जो लघु उद्योग हैं वो चाइनीज प्रोडक्ट्स माल की वजह से खत्म हो रहे हैं। हमारे यहाँ जितने कुम्हार थे, मूर्तिकार थे, जो इलेक्ट्रिकल सामान है, सबसे ज्यादा चोट जो पहुंची है लघु उद्योग को पहुंची है। उसका नुकसान हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम क्यों नहीं देख रहे हैं कि वहां का माल सस्ता आता है। भारतीयों को, भारतीय सरकार को ये सोचना चाहिए कि वहां का माल इतना सस्ता आके क्यों बिकता है। वहां की नीतियां बिल्कुल अलग हैं आर्थिक, उसको मद्देनजर देखते हुए आप वो काम यहाँ नहीं कर सकते हैं। मुझे ताज्जुब ये है, आज जो मैं कई जगह बातें सुनी, जो मोदी समर्थक, बीजेपी समर्थक जो विश्लेषक हैं, आज वो एक अजीब बात एक सरकारी चैनल पे कह रहे थे कि जब जब चीन का कोई आदमी हिंदुस्तान आता है उससे पहले सीमा पे झगड़ा होता है, ये कोई विदेशी शक्ति का हाथ है जो उसे करा रही है। इस प्रकार की शब्दावली आप सत्ता में आने के बाद आपके लोग करते हैं, ये बहुत ताज्जुब की बात है। ये ऐसा नहीं है। सरकारी आंकड़े, खुद हमारे किसी मंत्री ने पार्लियामेंट को बताया 324 बार चीनी लोग हमारी लद्दाख की सीमा से अंदर आए हैं। बिल्कुल। एक बहुत बड़े जो नाम लेके मैं कहना चाहूंगा सुब्रमण्यम स्वामी का, वो कल एक टीवी डिबेट में कह रहे थे एग्रेशन से कुछ नहीं होता, आते तो हैं, चले भी जाते हैं, कौन सा वहां रुक जाते हैं। यदि ये अब चीजें इस प्रकार से देखी जाएंगी तो बहुत बड़ी बात है। चीन एक बहुत, यही चीजें तो यूपीए सरकार भी कहती थी। चीन एक बहुत बड़ी ताकत को लेकर तो यही भाषा उनकी भी थी। हाँ, चीन एक बहुत बड़ी ताकत है। उसकी आर्थिक ताकत को हम ये कहें कि हम उसके बराबर हैं, हम कुछ भी नहीं है। आज हम उसका 1/10 भी हिस्सा नहीं है, ना सैन्य क्षेत्र में ना आर्थिक क्षेत्र में। उनकी एकमात्र उक्ति है जो मैंने बचपन से सुनी है, आज तक मुझे वही सही लगती है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है और वो उसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। लेकिन चाइना बदल तो रहा है ना, चाइना कहीं नहीं बदल रहा है। चाइना की घुसपैठ, मुंह चेटा पूरी दुनिया में सबको मालूम है। वो ताइवान के संग क्या करता है, वो वियतनाम के संग क्या कर रहा है, वो जापान में जाकर दक्षिण सीमा में क्या खुरापात करता है। आज आपका एक समझौता हुआ वियतनाम के संग, ड्रिलिंग हम तेल खोजेंगे, उसको लेकर चाइना के जो विदेश वहां का वाणिज्य मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, उसने आपत्ति जाहिर की। सर एक क्लोजिंग कमेंट सुशांत जी से ले लेते हैं, वक्त की कमी है। सुशांत जी एक क्लोजिंग कमेंट आपसे। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मोदी जी ने ये नहीं कहा कि बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी और बॉर्डर विवाद पर हमारी कोई ऐसी तवज्जो नहीं है। मेरे ख्याल उन्होंने उससे बिल्कुल उलट बात कही। उन्होंने कहा कि बाकी सारी चीजें नहीं चल पाएंगी अगर हम इन चीजों को ना सॉल्व करें। तो मेरे ख्याल ये अफजल साहब ने शायद इनको कुछ गलतफहमी है उस चीज पर। बाकी जो राजेश जी कह रहे हैं, मैं काफी हद तक इनसे असहमत हूं, इनफैक्ट पूरी तरह से हूं, क्योंकि अगर आप अपनी इंडस्ट्री को, अपने लोगों को 65 साल से आपकी जो सरकारें थी वो क्या कर रही थी यहाँ? बिल्कुल, इसी सवाल के साथ सर हम बीच बहस को खत्म करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद बस हम यही करते हैं कि चीनी के नाम में ही, चीन के नाम में ही चीनी है और गुजराती व्यंजन में चीनी है जो कल बीती शाम उन्होंने खाया है। एक नए रिश्तों की शुरुआत हो गई है और आगे ये रिश्ते और मजबूत होंगे, लेकिन भारत सरकार अपने हितों का ध्यान पहले रखेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आगे देखिए हमारी खास